कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का अध्ययन करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के वीडियो आपके सामने लगातार अपलोड हो भी चुके हैं, जिनमें आप लोग फर्स्ट फिजिक्स और सेकंड फिजिक्स के कुछ चैप्टर का अध्ययन भी कर रहे हैं। तो मैं आज आपके सामने कक्षा 12 का सेकंड फिजिक्स का एक और चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। इस चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 13। ये रहेगा अपना और इस चैप्टर का नाम होगा प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंगे। ये अपना चैप्टर है, प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों का इस चैप्टर के बारे में पता होना ये जरूरी है कि ये चैप्टर अपने को परीक्षा में कितने नंबर दिलवाएगा, यानी इस चैप्टर की मार्किंग क्या है। तो बता देना चाहूंगा, ये जो चैप्टर है ये चैप्टर अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग 4 अंक का होना है, यानी इस चैप्टर में से 4 अंक के क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड एग्जाम परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 4 अंक के कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावना बन सकती है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम अपने इस चैप्टर का अध्ययन करें और उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि प्रश्न किस प्रकार का बन सकता है और किस प्रकार परीक्षा में पूछा जा सकता है। एक छोटा सा चैप्टर है, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि परीक्षा में ये 4 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आसान सा चैप्टर है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ये मैं उम्मीद करता हूं, और आराम से आप लोग ये 4 नंबर अटेम्प्ट कर सकते हो। बहुत बार इस चैप्टर में से छोटे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो एकदम सिंपल क्वेश्चन इस पार्ट में से पूछे जाते हैं। तो बच्चों, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरा यह मानना है कि चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे उससे पहले उसकी कुछ प्रस्तावना अपने को पता होनी चाहिए, यानी आखिर इस चैप्टर का उद्देश्य क्या है। जो मैं आज की क्लास के अंदर आप लोगों को बताने वाला हूं वो कुछ ऐसी बातें हैं जो कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के सेकंड पार्ट में, यानी सेकंड फिजिक्स के अंदर बहुत 1-2 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बातें हैं और इनका बेसिक भी आपको पता होना अति आवश्यक है। ठीक है, जैसा कि मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूं इसके बारे में। देखो, पूरे मैटर के बारे में तो धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, लेकिन पहले ये वर्ड उठाए हम, जिस वर्ड का नाम है प्रकाश विद्युत प्रभाव, यानी ये होता क्या है। ये उठाने से पहले मैं सबसे पहले इन वर्ड के बारे में आप लोगों को थोड़ा बताना चाहूंगा। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं प्रकाश के बारे में, जिसको आप इंग्लिश में लाइट बोलते हो। प्रकाश एक ऐसा कारक है जिसके माध्यम से हम किसी दूसरी वस्तुओं को देखने में सक्षम होते हैं, यानी प्रकाश के माध्यम, प्रकाश की सहायता से ही हमारे लिए जितनी भी वस्तुएं हैं वो दृश्यमान होती है, हम उनको देख सकते हैं। तो प्रकाश के बारे में थोड़ा सा अपने को पता होना चाहिए कि आखिर प्रकाश किस प्रकृति का होता है और कैसे हमने प्रकाश की प्रकृति का अध्ययन करके अपने इन फिजिक्स के अंदर या साइंस के अंदर कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ा है। देखिए, प्रकाश के बारे में सबसे पहले महान वैज्ञानिक न्यूटन ने कुछ विश्लेषण करने की चेष्टा की, लेकिन शायद यह कहा जा सकता है कि न्यूटन के किस्मत में यह चीज नहीं थी। हालांकि न्यूटन बहुत महान वैज्ञानिक थे
उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट किए थे, लेकिन प्रकाश से संबंधित उनको कुछ ज्यादा सफलता उनको नहीं हाथ लगी। और न्यूटन ने सबसे पहले प्रकाश के संबंध में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे कणिका सिद्धांत कहते हैं। बता देना चाहूंगा 1675 में न्यूटन की एक बहुत ही फेमस बुक थी जो आगे चलकर हम भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के अंदर एक बड़ी किताब के रूप में जानेंगे, जिसका नाम था ऑप्टिक्स। उस किताब का नाम था ऑप्टिक्स, ठीक है, प्रकाशिकी नाम था। उस किताब का नाम क्या था? प्रकाशिकी, जिसको ऑप्टिक्स कहते हैं। यह न्यूटन द्वारा लिखी गई थी। और इस बुक के अंदर न्यूटन ने सबसे पहले प्रकाश के कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उसका कहना था कि प्रकाश कणिकाओं के रूप में होता है। अब ये कणिका क्या होती है? कणिका के बारे में न्यूटन ने कुछ इस प्रकार व्याख्या की कि ये जो कणिकाएं होती हैं, ये कणिकाएं किसी भी स्रोत से निकलने वाली अति सूक्ष्म, हल्के और अदृश्य कण होते हैं। सूक्ष्म, छोटे, हल्के और अदृश्य कण को कणिकाएं कहते हैं। इस सिद्धांत में न्यूटन ने कणिका के बारे में यह परिभाषा दी। और कुछ हद तक यह सिद्धांत, जैसे प्रकाश का सरल रेखा में गमन करना, ठीक है, अपवर्तन परावर्तन जैसी घटनाओं के बारे में व्याख्या करने में कुछ हद तक सफल रहा। लेकिन आगे चलकर जैसे ये किताब प्रतिपादित हुई तो 1678 में वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हाइगेन, ठीक है, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था? हाइगेन। ध्यान देना, ये चीजें जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं आज के इस वीडियो के अंदर, इस क्लास के अंदर जो भी मैं आपको बातें बता रहा हूं, ये बातें आपको आपकी बुक के अंदर मिलेगी। और बहुत सारे कई बार छोटे क्वेश्चन भी इन चीजों पर निकल जाते हैं, ठीक है, आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए भी और इससे बाद में भी जब आप आगे आने वाले कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो तो वहां पर भी कई प्रकार के क्वेश्चन निकल जाते हैं इसमें से। तो हाइगेन ने क्या कहा? 1678 में हाइगेन ने इस कणिका सिद्धांत को नकार दिया और उसने यह कहा कि कणिका सिद्धांत ऐसी, ये जो आप व्याख्या कर रहे हो कणिका के बारे में, ऐसी कुछ चीजें अगर हैं तो उनका आखिर अस्तित्व क्या है, आप कैसे परिभाषित करोगे इस कणिका सिद्धांत को? उसने न्यूटन के सामने एक चैलेंज रख दिया। तो उसके बाद न्यूटन के पास उस समय हाइगेन के जितने भी क्वेश्चन थे उनका कोई जवाब नहीं था। तो ऐसा कहा जाता है कि हाइगेन ने प्रकाश का एक नया रूप प्रदर्शित किया। हाइगेन के अनुसार उसने एक अवधारणा प्रस्तुत की। हाइगेन की अवधारणा कहते हैं जिसे हम, उसने एक अवधारणा प्रस्तुत की। उसने क्या कहा प्रकाश के संबंध में? कि प्रकाश क्या चीज है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। ध्यान देना, प्रकाश ऊर्जा का रूप है। और ये जो ऊर्जा है, यानी प्रकाश ऊर्जा नाम दे दूं अब इसको मैं, ये ऊर्जा अनुप्रस्थ तरंग के रूप में, एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित होती है। अब एक नाम और आया अनुप्रस्थ, यानी कहने का अर्थ यह हो गया कि प्रकाश की अगर प्रकृति के बारे में बात करें
तो प्रकाश की दो प्रकार की नेचर हो सकती थी, दो प्रकार की प्रकृति हो सकती थी, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। लेकिन इस पर भी थोड़ी सी बात गड़बड़ा गई कि अनुदैर्ध्य प्रकृति को क्यों नहीं माना गया और अनुप्रस्थ को क्यों नहीं माना गया, अनुप्रस्थ को क्यों माना गया, इसके पीछे क्या रीजन था, वो आगे एक घटना आएगी जब आप लोग प्रकाश के ये चैप्टर पढ़ोगे। जो इस सेकंड फिजिक्स में लगभग 3 चैप्टर आपके प्रकाश के हैं, इन तीनों चैप्टर में आप लोग जब अध्ययन करोगे आगे से आगे, तब आपको पता चल जाएगा कि आखिर प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति को क्यों स्वीकार किया गया। तो अनुप्रस्थ तरंग के रूप में प्रकाश की प्रकृति कैसे मानी गई, अनुप्रस्थ मानी गई। अनुप्रस्थ तरंग के रूप में प्रकाश ऊर्जा का संचरण होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। और हाइगेन ने प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रस्तुत किया, यही प्रकाश का तरंग सिद्धांत था। बात समझ में आ रही है? हाइगेन द्वारा 1678 में प्रकाश के संबंध में तरंग सिद्धांत प्रतिपादित किया और उस सिद्धांत पे उसने क्या बातें बताई, उसका यह कहना था कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है और यह ऊर्जा अनुप्रस्थ तरंग के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित होती है। ठीक है? जैसे यह सिद्धांत सामने आया तो प्रकाश की कुछ ऐसी घटनाएं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ ऐसी घटनाएं, जैसे मैं नाम लिखूं यहां पर, अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, और एक घटना और है जिसका नाम है ध्रुवण। इन घटनाओं की अच्छी तरीके से व्याख्या हुई। तो बच्चों, ये जो घटनाएं थी ना, ये घटनाएं सारी आप लोगों को पढ़नी है, अपने सेकंड फिजिक्स में ही पढ़नी है। लेकिन जिस चैप्टर में ये घटनाएं आप पढ़ोगे वो चैप्टर नंबर होगा आपका 12वां, इससे पहले वाला चैप्टर, जिसमें हाइगेन के तरंग सिद्धांत द्वारा इन घटनाओं की व्याख्या भी की गई। ठीक है? और तरंग सिद्धांत में कौन सी घटनाएं शामिल की गई, जिसमें तरंगों का परस्पर अध्यारोपण होता है। प्रकाश को तरंग माना गया और जब तरंगों का परस्पर अध्यारोपण होता है तो अध्यारोपण से होने से वो सारी घटनाएं तरंग सिद्धांत पर आधारित होती है, जिसमें मैंने नाम लिखा है अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। इन सभी घटनाओं की व्याख्या तरंग सिद्धांत से भी की गई। ठीक है? लेकिन हम आते हैं अपने पॉइंट के ऊपर कि अपना आखिर पॉइंट क्या है। तरंग सिद्धांत जैसे ही प्रतिपादित हुआ तो इन घटनाओं की तो व्याख्या हो गई, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता गया तो कुछ ऐसी घटनाएं भी सामने आई जिनकी व्याख्या तरंग सिद्धांत से आसानी से संभव नहीं हो पाई। और उन घटनाओं में सबसे पहले मैं उसी घटना का नाम लिखूंगा जो हमारे चैप्टर का नाम भी है। अब मैं पॉइंट पर आ रहा हूं, ध्यान देना। प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये तो अपने चैप्टर की मेन हेडिंग थी, प्रकाश विद्युत प्रभाव। दूसरी घटना रमन इफेक्ट, रमन प्रभाव। तीसरी घटना जिसको क्रॉम्पटन प्रभाव कहते हैं। कुछ ऐसे समय समय पर प्रयोग होते गए। इन घटनाओं या इन प्रयोग की जब हाइगेन के तरंग सिद्धांत से व्याख्या करने की बात आई तो वो सिद्धांत यहां पर थोड़ा सा फेल हो गया। तो बात थोड़ी सी आगे बढ़ी और उसके बाद लगभग यानी नए युग में लगभग 1900 के आसपास में यह बात करूंगा। ठीक है? लगभग 1900 के आसपास, ठीक है, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मैक्सवेल प्लांक। प्लांक ने प्रकाश के लिए एक नई नेचर तैयार कर दी, एक नई प्रकृति तैयार कर दी। ठीक है?
और प्लांक ने क्या कहा अपने इस सिद्धांत में? प्लांक ने एक सिद्धांत दिया, उसका यह कहना था कि प्लांक ने प्रकाश के लिए क्या बताया कि प्रकाश ऊर्जा कभी भी लगातार अवशोषित या उत्सर्जित नहीं होती। मतलब प्लांक का क्या कहना था? प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन सतत कह दो या लगातार भी कह सकते हो आप, सतत या लगातार न होकर ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है। ध्यान देना, प्लांक ने क्या कहा कि प्रकाश ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण, चाहे आप प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करो या उत्सर्जित करो, वो अवशोषण या उत्सर्जन कभी भी लगातार नहीं होगा। ध्यान देना थोड़ा सा, क्या कहना चाह रहे हैं यहां पर? प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन सतत मतलब लगातार न होकर ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स मतलब बंडल जिसे हम बोलते हैं, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में होता है। एक नया सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया प्लांक ने, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट को। और इन ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट को आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने, आइंस्टीन का नाम तो सुना होगा आपने, आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने इन ऊर्जा के छोटे पैकेट को एक नाम दिया जिसे हम फोटोन कहते हैं। जिसे हम क्या कहेंगे? फोटोन। एक नया वर्ड आ चुका है, ध्यान देना, मैं पॉइंट बनाऊंगा। अपने चैप्टर की हेडिंग थी प्रकाश विद्युत प्रभाव, और मैंने उस हेडिंग में से प्रकाश वर्ड को उठा लिया, और प्रकाश वर्ड पर क्या कुछ हमने घटनाएं देखी है, क्या कुछ घटनाएं हुई थी, वो हमने यहां आज इस लेक्चर में उठाने की कोशिश की है। और एक नया नाम निकल के आ गया, फोटोन। इससे पहले एक नई चीज आई थी, हाइगेन का तरंग सिद्धांत, जो पुराने टाइम में क्लासिकल फिजिक्स के अंदर काफी प्रचलित हुआ, लेकिन नए टाइम में प्लांक द्वारा प्रकाश का एक नया सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया, एक नया रूप प्रतिपादित कर दिया, जो किसके रूप में था? फोटोन के रूप में। मतलब प्लांक के अनुसार प्रकाश ऊर्जा का जो भी लेन देन होगा किसके रूप में होगा? फोटोन के रूप में होगा। और ये फोटोन क्या है? ऊर्जा का एक पैकेट है, ऊर्जा का एक पैकेट है। प्लांक का यह मानना था कि यह पैकेट जहां पर गिरेगा वहां पर ऊर्जा जाएगी, यानी ऊर्जा का आदान प्रदान इस पैकेट के रूप में होने वाला है। ठीक है। और प्लांक ने यह कहा कि यह जो पैकेट है ना ऊर्जा का, यानी फोटोन, इस फोटोन की ऊर्जा प्रकाश की जो आवृत्ति है उसके समानुपाती होती है। फोटोन की ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होती है। जितनी ज्यादा प्रकाश की आवृत्ति होगी उतनी ज्यादा इस पैकेट के पास एनर्जी होगी। अब ऊर्जा के पैकेट हैं, छोटा पैकेट भी हो सकता है, बड़ा पैकेट भी हो सकता है। छोटा पैकेट है थोड़ी ऊर्जा होगी, बड़ा पैकेट है ज्यादा ऊर्जा होगी। लेकिन छोटे बड़े से बात नहीं है, मेन चीज ये यहां से आप देखो कि फोटोन के पास ऊर्जा उसकी आवृत्ति पे डिपेंड करेगी। जिस फोटोन की आवृत्ति ज्यादा है मतलब उसके पास ऊर्जा भी ज्यादा है। ठीक है। और जब ये समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, यहां पर H एक कांस्टेंट आता है। ठीक है। ये जो H है ना, H एक कांस्टेंट है। इस H को प्लांक नियतांक कहते हैं। इस H को क्या कहते हो? प्लांक नियतांक कहते हैं। और यही
प्लांक का क्वांटम सिद्धांत भी कहलाता है। ये जो आपने पढ़ा है अभी, जो मैंने बोर्ड पर यहां पे नोट किया है, ठीक है, इसे प्लांक का क्वांटम सिद्धांत भी कहते हैं। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी मेरी। तो ये प्लांक का क्वांटम सिद्धांत था। अब देखो, इस सिद्धांत के बाद में यह चीज सामने आने लग गई कि क्या प्रकाश की दो प्रकृति है। नंबर एक हाइगेन की तरंग, और नंबर दो प्लांक का ये फोटोन सिद्धांत, यानी फोटोन एक टुकड़ा, एक छोटा पैकेट है, तो इसमें प्रकाश की कणीय प्रकृति नजर आई। समझ आ रही बात मेरी। ये पूरी बातें हम इस चैप्टर में आगे चलकर अध्ययन करेंगे। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो प्रकाश की दो नेचर यहां पर, दो प्रकृति यहां पर समझ में आने लग गई। एक तो तरंग और दूसरी ये कणीय प्रकृति। इसलिए हम कहते हैं कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। द्वैत का मतलब दो, हाइगेन के अनुसार तरंग प्रकृति और प्लांक के अनुसार ये कणीय प्रकृति या फोटोन के रूप में। ठीक है, ये था प्रकाश के बारे में हमारा कुछ, जो भी मतलब हमने जो पढ़े हैं पीछे, जो प्रकाश से संबंधित जो बेसिक चीजें वो मैंने आपको यहां पर इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। अब ये सारी बातें अपने इस चैप्टर में अपने को काम में लेनी है। ठीक है, चलिए मैं आगे स्टार्ट करता हूं, नेक्स्ट पॉइंट पर आता हूं। मैं एक बार अपने चैप्टर का नाम दोबारा लिखता हूं, प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, अब ये प्रकाश क्या मामला है हमने अभी पढ़ लिया। दो प्रकृति में हम देख सकते हैं इसको, तरंग के रूप में और कण के रूप में। लेकिन हमारा जो एक्सपेरिमेंट है, अपना जो ये प्रयोग है, ये प्रयोग नए युग का प्रयोग था और ये प्रयोग तरंग सिद्धांत से सफल नहीं हो सका। इसलिए इस प्रयोग को कणीय सिद्धांत से, यानी क्वांटम सिद्धांत से, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की सहायता से आसानी से समझा जा सकता है। इसलिए मैंने सबसे पहले आपको प्रकाश से संबंधित कुछ बेसिक बातें बताई हैं। ठीक है, अब मैं इसकी जो वर्ड मीनिंग है इस पर हम चलते हैं। ठीक है, कुछ नई बातें निकल के आएगी और वो बातें ऐसी होंगी जो आप लोगों ने पीछे के वीडियो जो अपने सर द्वारा लगातार आप लोगों को दिए जा रहे हैं। ठीक है, मेरा तो ये पहला वीडियो है, लेकिन सर द्वारा लगातार आप लोगों के सामने वीडियो डाले जा रहे हैं, उनको आप जरूर देखें। क्योंकि कंटिन्यूटी से अगर आप लोग लगातार वीडियो देखेंगे तभी फिजिक्स में बातें समझ में आएगी। ऐसा नहीं है सेकंड फिजिक्स का देख लिया, फर्स्ट का छोड़ दिया, फर्स्ट का देख लिया, सेकंड का छोड़ दिया, नहीं, दोनों अटैच है। ठीक है, और आपको पता है कि खान सर ने फर्स्ट फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रखा है। वो चैप्टर किसके बारे में? आवेश के बारे में। पता है ना आपको? तो मैं यहां पर एक बार चर्चा करूंगा। चलो, प्रकाश के बारे में हमने पढ़ लिया, लाइट। अब मैं विद्युत के बारे में चर्चा करता हूं। विद्युत क्या होता है? करंट। ठीक है, विद्युत क्या होता है? करंट बोलते हैं हमने। तो विद्युत कब उत्पन्न होती है? विद्युत यानी करंट कब उत्पन्न होता है? करंट तभी उत्पन्न होता है जब आवेश गति करता है। अब देखो, मैं पहले चैप्टर पे आ गई ना बात, पहले चैप्टर में बात आ चुकी है, आवेश गति करता है। और जब आवेश गति करेगा तो करंट उत्पन्न होगा। कक्षा 10 में ही पढ़ते हो आप लोग, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। प्रवाह की दर मतलब आवेश का बहना, आवेश का बहना प्रवाह की दर कहलाता है ना। तो आवेश बहना जरूरी है। अब मैं थोड़ी सी फर्स्ट फिजिक्स की चर्चा करूंगा, और अगर आपने वीडियो देखे तो आपको ये कंफ्यूजन भी क्लियर हो गया होगा। आपको पता भी है वो चीजें कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के आवेश होते हैं। पहला धनावेश और दूसरा ऋणावेश। ठीक है, आवेश 2 प्रकार के, धनावेश और ऋणावेश।
ठीक है। अब हम बात करते हैं विद्युत धारा की, बात करते हैं कि विद्युत यानी करंट की बात करते हैं। और करंट कब क्रिएट होगा? जब आवेश गति करेंगे। अब कौन सा चार्ज गति कर रहा है वो देखना है अपने को। क्या धनावेश गति कर रहा है या ऋणावेश गति कर रहा है, ये देखना है। और धनावेश में हम अमूमन जिस पार्टिकल के बारे में पढ़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं। और ऋणावेश में जिस पार्टिकल की बात करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। थोड़ी ये चीजें ध्यान से आप समझो पहले, ठीक है। अभी तक मैंने ये कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है, मैं सिर्फ बेसिक चीजें आप लोगों को बताने जा रहा हूं। ये आप नोट करो, एक कॉपी के अंदर, एक पेज में नोट करो, रजिस्टर में आप पहले पृष्ठ पर ये चीजें नोट करो। इसके नोट्स बनाओ आप लोग, और नोट्स बनाओगे तो ये चीजें आपके काम में भी आएंगी। और जब अपने चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तब आप लोगों को मैं यहां से ये बातें उठाऊंगा, तो आप लोगों को पता होना चाहिए हाँ जो भी सर बोल रहे हैं वो हमने कहां पढ़ी है, क्यों पढ़ी है, किस प्रकार ये बात सर बता रहे हैं, किस प्रकार हमने इनको यूज में लिया है। ठीक है। तो धारा प्रवाह में कौन सा कण इसमें भागीदारी लेगा, ये सब हम जानने के लिए अपने नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। ठीक है। तो आप लोगों के लिए मैं आज की क्लास में इतना ही रखूंगा, क्योंकि मैटर थोड़ा ज्यादा हो जाता है, इसलिए थोड़ी टेक्निकल भी समस्या आती है। और आप लोगों के लिए थोड़ा और अच्छा मैटर रखें ताकि आप अच्छी तरीके से नोट्स मेंटेन कर सको, ये हमारा उद्देश्य भी है। इसके साथ साथ तो आगे की क्लास के लिए, आगे इन प्रोसेस को बढ़ाने के लिए हम अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई कीजिए।